नमस्कार। आज हमारे सामने एक कुंडली है। 35 वर्षीय युवक की यह कुंडली 27 दिसंबर 1985 को शाम को 6 बजे इनका जन्म हुआ है। कुंडली मिथुन लगन मिथुन राशि की कुंडली है। जब लग्न और राशि दोनों के मालिक बुध हो जाते हैं तो बुध को बुद्धि के लिए जाना जाता है। इसका मतलब व्यक्ति अपने जीवन में सोचने में, विचारने में, निर्णय लेने में बहुत हद तक सक्षम है। उसकी बुद्धि, उसके विचार तीव्र तरीके से काम करते हैं। अब लग्न और राशि दोनों के मालिक बुध वायु तत्व राशि के हैं, इसलिए व्यक्ति के विचारों में आवागमन रहता है। ऐसा व्यक्ति सोच विचार बहुत ज़्यादा अपने जीवन में करता है बनिस्पत कार्य करने के। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कार्य बहुत कम करते हैं। यानी योजनाएं बनाने में सबसे आगे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन उस पर उतने तरीके से खरा ना उतर पाना ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है। तो अगर ये अपने जीवन में इस प्रकार की कमियों को सुधारेंगे तो जीवन में ज़्यादा प्रगति इनकी होगी। लगन में चंद्रमा है। धन भाव और कुटुंब भाव का मालिक चंद्रमा जब लगन में हो तो व्यक्ति को घर से, परिवार से सहयोग मिलता है, कुटुंब से सहयोग मिलता है, कुटुंब से धन प्राप्ति होती है। वहीं चंद्रमा जब लगन में बैठा हुआ होता है तो ये व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य की तरफ आकर्षण, सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण देने वाला होता है। सप्तम भाव में देखिएगा शुक्र और सूर्य का योग बना हुआ है। सूर्य तृतीयेश है, वहीं शुक्र पंचमेश होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। सूर्य ने शुक्र को यहाँ अस्त भी किया है। कहा जाता है कि शुक्र अगर सप्तम भाव में हो, अस्त हो, तो वो वैवाहिक जीवन के लिए एक अच्छा संदेश, अच्छा इंडिकेशंस नहीं माना जाता, क्योंकि शुक्र है ब्यूटी ऑफ मैरिज देने का प्लैनेट, यानी विवाह का कारक प्लैनेट है शुक्र। और जब विवाह के सुख देने वाला प्लैनेट ही अस्त हो जाए सूर्य की अभाव से, तो उससे संबंधित सुख प्राप्ति में व्यक्ति को कठिनाई आती है, यानी वैवाहिक सुख प्राप्ति में कठिनाई। वहीं पंचमेश, पंचम भाव का मालिक है शुक्र और बैठा हुआ है सप्तम भाव के अंदर। इसका मतलब है ये शुक्र की दशा आपको जीवन में तरक्की देगी, यानी इसकी दशा काल में आप टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राएं आदि करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य को अपने आप में एक अलगाववादी ग्रह कहा गया है, क्योंकि ये स्वभाव में क्रूर है। ये जहाँ पर बैठता है उस भाव से संबंधित ईगो प्रॉब्लम भी व्यक्ति को देता है। यानी ये पत्नी के स्थान में है तो ये वैवाहिक जीवन के अंदर अहंकार से संबंधित स्थितियों को लाएगा और प्रॉब्लम आपको देगा। पंचम भाव में मंगल केतु हो या मंगल राहु हो, जब इतने ज़्यादा क्लोज डिग्री में बैठे हैं तो ये अंगारक योग बनाते हैं। ये अंगारक योग व्यक्ति की बुद्धि को तीव्र गति से काम करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत तेज गति से एक्शन लेना, बात को बोलने से पहले सोचना नहीं, गुस्सा आना, क्रोध आना, ये सब इस दोष के कारण संभव है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि के लिए जाना गया। और जब बुद्धि के स्थान पर मंगल और केतु जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, क्योंकि ये मंगल यहाँ छठे घर का मालिक है, ऐसा व्यक्ति जीवन में अपनी गलतियों के कारण, अपने क्रोध के कारण जीवन में प्रॉब्लम प्राप्त करता है। अब आप देखिएगा लगन का मालिक जो बुध है वो छठे में है, शत्रु राशि में है, छठे घर में है। लग्नेश जब जब 6, 8, 12 में जाए और ये तो आपकी राशि का मालिक भी है, तो वो आपके जीवन में आपको कष्ट देगा, जीवन को संघर्षमयी जीवन बनाएगा, क्योंकि लग्नेश का छठे में जाना, छठा घर संघर्ष, शत्रु, बीमारी, झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी आदि के लिए जाना जाता है। उसके साथ में शनि भी हैं। अब शनि और बुध कहने को तो राजयोग में है, क्योंकि लग्नेश, चतुर्थेश और नवमेश शनि छठे में है, यानी भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख तो व्यक्ति को मिल जाएगा, लेकिन ये सभी सुख आपको पैतृक रूप से प्राप्त होंगे। यानी जब स्वयं के बल पर आप जमीन जायदाद एकत्रित करने शुरू करेंगे तो ये आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वो शनि बुध का राजयोग कहने को छठे घर में बनता है, लेकिन ये स्वयं के बल पर कुछ भी चीज की प्राप्ति के लिए बहुत कठिन है। अब बात करता हूं मैं बृहस्पति की। बृहस्पति किसी भी कुंडली के लिए संतान, धन, भाग्य, कर्म और लाभ का कारक कहा गया है। अब ऐसा कोई प्लेनेट अगर बृहस्पति जैसा कोई ग्रह कुंडली में पीड़ा में हो तो ये कहा जाता है उनको इनसे संबंधित सुख जो मैंने आपको भी बताए हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। बृहस्पति यहाँ सप्तम दशम का मालिक है। सप्तम भाव साझेदारी,
साझेदार, पत्नी के लिए जाना जाता है। दशम भाव कर्म, प्रोफेशनल लाइफ के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ हमारे कर्मों के लिए जाना जाता है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। वो प्लेनेट अष्टम भाव में है, नीच का है, यानी व्यक्ति के अंदर जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो इसको कहते हैं कि व्यक्ति को मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचने में, समझदारी में समय लग जाता है, उसको अच्छे बुरे की पूर्ण रूप से परख नहीं हो पाती है। अब आप देखिएगा, बृहस्पति एक तो नीच का हो गया, शनि की तीसरी दृष्टि उसके ऊपर है, मंगल की चौथी दृष्टि ऊपर, यानी बृहस्पति के ऊपर दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी है। इसको कहते हैं बृहस्पति में पीड़ा। सप्तम का मालिक है, वैवाहिक सुख नहीं देगा, वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम देगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े झंझट प्रॉब्लम देगा, कोर्ट कचहरी तक भी स्थिति को ले जा सकता है। वहीं ये बृहस्पति दशमेश होके भी बैठा हुआ है, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम देगा, अड़चने देगा, प्रोफेशन में चेंज करना, उतार चढ़ाव आना भी ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। अब आप देखिएगा, नवांश कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन फिर से छठे घर में है। यहाँ छठे का मालिक उसे देख रहा था, यहाँ छठे घर में ऑलरेडी बृहस्पति राहु के साथ बैठ गया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये हॉरोस्कोप वैवाहिक जीवन के लिए प्रॉब्लमेटिक हॉरोस्कोप है। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम होना, झगड़े झंझट होना, डिस्प्यूट्स होना, कोर्ट कचहरी तक भी बात जा सकती है, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति दोनों ही जगह पीड़ा में पहुंच गया। और 12वें घर में देखिएगा आप, केतु, मंगल और चंद्रमा भी बैठे हुए हैं। यानी ये मंगल जो यहाँ केतु के साथ इसको दृष्टि दे रहा था, वहीं ये मंगल फिर से बृहस्पति को दृष्टि दे रहा है। यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में मंगल है जोश का कारक, लड़ाई झगड़े कराने में संभव है, सक्षम है, तो ये प्लेनेट आपको यहाँ नुकसान देगा। तो ये कॉम्बिनेशन अब तक इस मैरिड हॉरोस्कोप में मैरिड लाइफ वाइज बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दिए हैं। दशा चल रही है शनि की। शनि कौन है? शनि इस कुंडली में छठे घर में, मंगल की राशि में है, लग्नेश के साथ पड़े हुए हैं और अष्टमेश भी हैं। इसका मतलब ऐसे समय में व्यक्ति गलत संगत में भी आ सकता है, झगड़े झंझट में भी पड़ सकता है, वाइफ के साथ प्रॉब्लम तो यहाँ दिखाई दे ही रही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और शनि में आ गई चंद्रमा। जून 20 से जनवरी 2022 तक शनि में चंद्रमा चलेगी। अब चंद्रमा कौन है? चंद्रमा दूसरे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन नवांश कुंडली जो वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है देखिए स्पाउस, यानी मैरिड लाइफ के लिए नवांश देखो कहाँ है चंद्रमा? द्वादश में, 12वें घर में पहुंचा है, मंगल केतु के साथ पीड़ा में पहुंचा है, शनि की महादशा है, शनि अष्टम में, यानी ये समय पीड़ादायक है। और उसके बाद तुरंत आएगी शनि में मंगल मार्च 23 तक, यानी आने वाला मार्च 2023 तक की जो दशाएं हैं वो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये कंडीशन हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स और सेपरेशन कराने में भी सक्षम है। क्योंकि अभी मैं सिर्फ इनकी ही कुंडली देख रहा हूँ, इसलिए इनके हिसाब से ऐसा कह रहा हूँ। क्या पता इनकी पत्नी की कुंडली में इससे अच्छी पोजीशन हो या इससे खराब हो, वो उनकी कुंडली से पता चलेगा। आपका पहला ही सवाल है इसके विवाह के बारे में बताओ, डाइवोर्स होगा या निभेगी। देखिए अभी मार्च 23 तक बहुत टिपिकल कंडीशन है, मुझे यहाँ निभते हुए कॉम्बिनेशन कम लग रहे हैं, डाइवोर्स की तरफ जाते हुए कॉम्बिनेशन ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी इनकी पत्नी की कुंडली से ज़्यादा पता लगेगा। ये ड्रिंक वगैरह करते हैं, सिगरेट पीते हैं, इन सब से कब मुक्त होंगे? अभी कोई मुक्ति का योग नहीं है। देखिए जब जब व्यक्ति किसी प्रकार के व्यसन में पड़ता है, गलत आदतों में पड़ता है, तो उसके पीछे गलत दशाएं भी होती हैं। और जब गलत दशाएं होती हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई कारण है। या तो व्यक्ति को व्यापार का स्ट्रेस है, या पत्नी की तरफ से स्ट्रेस है, या घर के अंदर उसको सुख नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए या कम करने के लिए ऐसी आदतों में चला जाता है जिसको लेने के बाद, क्योंकि ये जो शराब और सिगरेट हैं इनके अंदर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को खत्म करते हैं और उसको थोड़े दिन के लिए सुन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति को शांति मिलती है। तो अभी इससे संबंधित दूरी दिखाई नहीं दे रही, आसपास भी नहीं दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ 2025-26 तक भी नहीं दिख रही। एज कितनी है? अगर दूसरी शादी है तो योग कब का है? देखिए आयु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आयु के लिए कुंडली में इसके अंदर मध्यम आयु से ऊपर के योग हैं, यानी जीवन में 66-68 वर्ष से ऊपर का योग इनको यहाँ आयु का बहुत आराम से बनता दिखाई
दे रहा है। अगर दूसरी शादी होगी तो योग कब का होगा? देखिए, अगर डाइवोर्स होता है तो शनि में बृहस्पति, यानी जनवरी 26 से जुलाई 28 के बीच का जो समय होगा, शनि में बृहस्पति, वो शादी का एक योग फिर से होगा। विदेश जाएगा या नहीं? देखिए, अभी कोई बहुत बड़े दूर स्थान से जुड़ के काम करने के योग ऐसे नहीं दिखते हैं। हाँ, शनि की दशा में दिखता है व्यक्ति टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से पैसा कमा सकता है। अब इनको दशा भी देखिए, जनवरी 22 के बाद फिर शनि में राहु आएगी। राहु यानी शनि में राहु का पीरियड जो होगा मार्च 23 से जनवरी 26, ये वो समय हो सकता है कि अगर ये विदेश जाना चाहें तो जा सकते हैं, वहां जाके काम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं दिखता है। चलिए, धन वगैरह के बारे में बताएं। अगर खुद की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में देखें तो प्रोफेशनल लाइफ ठीक है। मैं बहुत बढ़िया इस कुंडली को नहीं कहूँगा कि जी बहुत बढ़िया प्रोफेशनल लाइफ है। हाँ, लेकिन ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं घर से, परिवार से सपोर्ट है, घर परिवार से इसको सहयोग है, धन के हिसाब से भी और वैसे भी। माँ बेटे की बनेगी या नहीं, यानी आप इनके और इनके मदर के रिलेशनशिप्स के बारे में पूछ रहे हैं। उसके लिए मुझे देखना पड़ता है द्वादशांश चार्ट। द्वादशांश चार्ट इनकी कुंडली के अंदर अगर देखें जी, तो द्वादशांश में आप देखेंगे कि चंद्रमा को माता का कारक माना गया है। यहाँ पे जो बुध है वो चतुर्थेश है और चंद्रमा माता का कारक है। द्वादशांश में चंद्रमा नीच का हुआ और बुध छठे घर में गया। इसको मैं बहुत अच्छे रिलेशंस माता और पुत्र के बीच में नहीं कह सकता, लेकिन इसको मैं खराब भी नहीं कह सकता। मैं यहाँ एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस माता और बेटे के बीच में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी यहाँ स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। हॉरोस्कोप वर्तमान की दशाओं से काफ़ी टिपिकल कंडीशन से गुजर रही है। खास तौर पे देखा जाए तो अभी शनि में चंद्रमा, फिर शनि में मंगल, फिर शनि में राहु, तो ये जितनी भी दशाएं हैं आगे, ये वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी प्रॉब्लमेटिक हैं। किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी भी उनको हो सकती है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी यहाँ मुझे दिखाई देते हैं। इनको अपना बहुत ज़्यादा खासा ख्याल रखना होगा, खास तौर पे जनवरी 22 से मार्च 23 जब शनि में मंगल आएगा, क्योंकि मंगल पंचम भाव में षष्ठेश होके केतु के साथ है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की बॉडी के अंदर से अचानक से किसी बीमारी का पता चलता है कि आपको स्टोन है, आपको पथरी है, आपकी पित्त की थैली में पथरी है, या आपको कोई अन्य प्रॉब्लम है जिसको आपको सडन एक्शन लेना पड़ेगा। कभी कभी ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति का ऑपरेशन भी करा देता है। तो खास तौर पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आज के समय में चल रही है तो उसके प्रति सचेत हो जाइए, नहीं तो आने वाले समय में कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा, ये तय है। अब ऐसी परिस्थितियां जो वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं लग रही हों, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ठीक नहीं लग रही हों, हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं लग रही हों, तो उनके लिए क्या उपाय किए जाएं? सबसे ज़्यादा जरूरी उपाय है हनुमान जी की उपासना। और हनुमान जी की उपासना जीवन में जब व्यक्ति को ज़्यादा अच्छे फल देती है, जब व्यक्ति गलत संगत, गलत आदत, सिगरेट स्मोकिंग, मांसाहार, गलत चरित्र, इन सबसे दूर रहता, तब कहीं जाकर हनुमान जी की पूजा पाठ व्यक्ति को अच्छा सहयोग देती है। यानी मैं इनसे कहूँगा कि इन सब को त्याग कर इनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। रोजाना बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर इनको जाना चाहिए, यानी हर मंगलवार के दिन इनको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, वहाँ जाकर प्रसाद चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन भी ये हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, और शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ पर जाकर सरसों के तेल का दीपक इनको मिट्टी के दिए में जलाना होगा, और वहाँ पर खड़े होकर भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। कुंडली में लगन के मालिक को स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए हम यहाँ पन्ना रतन पहन सकते हैं, जिससे इनको यहाँ लाभ मिलेगा। तो एक पन्ना रतन इनके लिए बेहतर यहाँ रहेगा, तो पन्ना रतन इनको पहनना है। आप चाहें तो सर्टिफाइड स्टोन की रिंग मैं भी आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। तो ये तो आपकी हॉरोस्कोप, जो आपने सवाल पूछे उनके जवाब और जो उपाय हैं। बहुत ज़्यादा इनको स्वयं पर संयम रखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में इनके साथ क्रोध भी होगा, चिड़चिड़ाहट भी होगी, झुंझलाहट भी होगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो अगर ये उपाय करेंगे, उन चीज़ों पर कुछ कम करने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप में बेहतर होगा ही होगा। और यदि नहीं हो पा रहा है तो आसपास अगर आपके कोई पंडित हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनको बोलिएगा कि भाई
शनिदेव से संबंधित पूजा पाठ हमें करानी है, यानी शनिदेव के मंत्रों का जाप अनुष्ठान आदि कराने से भी आपको यहाँ लाभ मिल सकता है। लेकिन सबसे अच्छा यही होता है कि व्यक्ति स्वयं करे, क्योंकि स्वयं करने से उसे बिलीव होता है कि मैंने किया। ब्राह्मण ने किया या नहीं किया वो उसके कर्म है, क्योंकि आजकल बहुत कम ऐसे हो रहे हैं लोग बाग जो पूजा पाठ कर देते हैं दूसरों के लिए, नहीं तो संकल्प ले लेते हैं, पूरे पैसे भी ले लेते हैं और काम पूरा नहीं करते हैं। तो ये था आपके हॉरोस्कोप के एनालिसिस उपाय। जो बातें मैंने आपको बताई उन पर आप ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।